आज अपने भील जनजाति के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भील जनजाति राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का विशेष स्थान है। ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानी भागों पर रहने वाले भीलों को बागड़ी कहते हैं। भील जनजाति राजस्थान में निवास करने वाली आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है और ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भीलों को पालवी और नीची पहाड़ी पर रहने वाले यानी द्रातरीय या मैदानी भागों पर रहने वाले भीलों को बागड़ी कहा जाता है। भील मुख्यतः संथाल व गौंड जनजाति के बाद तीसरे स्थान का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तीसरे नंबर पर भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है। पालवी बागड़ी तीसरे नंबर पर, संथाल और गोंड के बाद भील आती है। ये तीन चीजें आपने महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। अब आती है कि भील जनजाति या भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो भील शब्द की उत्पत्ति बिल्लू से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ीय भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका यदि अपने शाब्दिक अर्थ लगाए तो बिल्लू का अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज इसलिए संज्ञा दी गई है क्योंकि ये लोग तीर चलाने में पूर्ण रूप से एक्सपर्ट होते हैं। तीर चलाने का पूर्ण अनुभव होता है, इसलिए इनको क्या दिया गया? तीरंदाज की संज्ञा दी गई है। अगर पुराणों के अनुसार देखें तो पुराणों में भी भील जनजाति का उल्लेख किया गया है। पुराणों में भी भील जनजाति का उल्लेख किया गया है। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद ने अपने पिता महादेव के बेल नंदी को मार दिया था, जिसके कारण उन्हें वनों में या पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। महाभारत महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से है। महाभारत महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से है। यदि अपने रामायण की बात करें तो रामायण में इनका जो है संबंध सबरी से माना जाता है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जब वो जंगल में घूम रहे थे, तो सबरी ने उन्हें अपने जूठे बेर खिलाए थे, ये माना जाता है। सबरी भील जनजाति की महिला थी और जिस वन में या जिस जंगल में उन्होंने उन्हें बेर खिलाए थे, उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। ये बोला जाता है कि रामायण में दंडकारण्य ने सबरी के बेर जो है वो खाए थे। ये सबरी भील जनजाति की थी। अब तो ये तो हो गया इनका सामान्य परिचय। भील शब्द उत्पत्ति द्रविड़ीय भाषा बिल्लू से हुई है। तीर अंदाज थे, तीर चलाने का पूर्ण अनुभव था। पुराणों में यदि अपने उल्लेख करें तो महादेव के पुत्र निषाद ने जो नंदी बेल को मार दिया था, जिसके कारण उसे जंगलों में विचरण करने का जो है वो पूर्ण रूप से सजा दी गई थी या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने की सजा दी गई थी। और महाभारत महाकाव्य में इसका संबंध एकलव्य से माना जाता है। और रामायण में जो है दंडकारण्य वन में सबरी ने किसको? भील जनजाति की सबरी ने राम को बेर खिलाए थे। और भील जनजाति जो है वो जनसंख्या ये जनजाति समूह में द्वितीय स्थान पे है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को पालवी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों
भीलों को बागड़ी कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना की। ये शारीरिक संरचना में भील दिखने में कैसे होते हैं? ये लोग नाट्य होते हैं, नाट्य होते हैं। नाट्य का मतलब इनकी हाइट जो है वो छोटी होती है। रंग जो है वो गहरा काला होता है। रंग जो है वो क्या होता है? गहरा काला होता है। नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी, और आंखें लाल, बाल रूखे, आंखें लाल, बाल रूखे। जबड़ा जो है, जबड़ा इनका थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। शरीर हष्ट पुष्ट एवं सुडौल होता है। शरीर हष्ट पुष्ट सुडौल होता है। ये इनकी शारीरिक संरचना है। ये दिखाई किस तरीके देते हैं? हाइट के छोटे होते हैं, रंग गहरा काला होता है, नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती है, बाल रूखे होते हैं, जबड़ा जो है वो थोड़ा भारी होता है, बाहर निकला होता है, हष्ट पुष्ट शरीर के होते हैं और सुडौल शरीर इनका होता है। अब अपने बात करें कि इनके निवास क्षेत्र कहाँ है, तो ये लोग दुर्गम एवं निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है वो इनका निवास क्षेत्र माना जाता है। भारत में मुख्यतः ये 4 राज्यों में निवास करते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 जिलों में भारत में जो वो निवास करते हैं। ये जनजाति भारत के 4 जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यदि अपने बात करें तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतीय श्रेणियों में ये लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं इनके भोजन की या फिर इनकी जो है वो दैनिक दिनचर्या की। तो दैनिक दिनचर्या में इन लोगों की यदि अपने बात करें तो भील 80% लोग जो है वो कृषि कार्य करते हैं, जिसको अपने बोल सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप की जब अपने बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, तो अपने ये कह सकते हैं कि खाद्य संग्रहण, आखेट, खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि एवं पशुपालन। पशुपालन, खाद्य संग्रहण करने के लिए वस्तुओं को एकत्रित करना, आखेट शिकार करना, आदिम कृषि यानी प्राचीन तरीके से कृषि कार्य करना, और पशुपालन यानी पशुओं को पालना। अब ये लोग जो है वो इनकी स्त्रियां जो है वो कंदमूल, जड़ी बूटियां एवं ये कृषि के अंदर जो है वो फलदार पेड़ भी जो लगाते हैं। फलदार वृक्ष बोल दो, पेड़ बोल, कुछ बोल दो, ये भी लगाते हैं। तो इसके साथ साथ कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां एवं अपने मवेशियों को चरने के लिए जो फसल है वो भी लगाते हैं। कृषि के साथ साथ ये लोग भेड़ बकरी, गाय भैंस, ऊंट आदि को भी ये लोग भील जनजाति के लोग जो वो पालते हैं। अब अपने बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के बाद में इनके आखेट की। तीर चलाने में ये लोग अपने आप में पूर्ण रूप से एक्सपर्ट होते हैं या पूर्ण रूप से इनको ज्ञान होता है। तो ये पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन वर्तमान में इनका मुख्य कार्य जो है वो कृषि कार्य रह गया है। 80% तक भील जनजाति के लोग जो है वो कृषि कार्य करते हैं। इनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता तथा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। इनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको तो चिमाता, और मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। यह आपसे कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जाता है चिमाता और दजिया क्या है। तो पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि कार्य को जो है वो चिमाता बोलते हैं, और रातरी यानी मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया बोलते हैं। अब आती है इनके भोजन की बात। भोजन, मुख्य भोजन इनका मक्का है। मुख्य भोजन
मक्का है, मक्का की है, इसका ये लोग ज्यादा सेवन करते हैं। उत्सवों एवं पृथ्वी भोज के अवसरों पर ये लोग चावल भी बनाते हैं। चावल को ये लोग चोखा बोलते हैं, चावल को चोखा, जैसे चावल और जैसे चोखा, चावल को चोखा बोलते हैं, जो कि उत्सव या पर्व के अवसर पर ये लोग बनाते हैं। बाकी ये दैनिक उपभोग में जो है वो मक्के को ही खाते हैं। उसके अलावा प्रत्येक भील के घर में आटे व छाछ के सहयोग से राबड़ी बनाई जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु में अपने क्षेत्रों में भी, राजस्थान में भी ज्यादा बनाई जाती है। राबड़ी आटे और छाछ के घोल से तैयार की हुई राबड़ी जो है प्रत्येक घर में बनाई जाती है। इसके अलावा गेहूं है, चना है, उड़द है, मूंग है, सब्जियां हैं, ये लोग जो है वो खाते हैं। भील लोग महुआ से बनी शराब का भी उपयोग करते हैं। महुआ से बनी शराब जो है वो भी ये क्या करते हैं, पीने के काम में लेते हैं, यानी शराब का सेवन भी ये जनजाति करती है। कुछ हद तक मांसाहारी है, अधिकांश रूप से यदि देखा जाए तो ये जनजाति शाकाहारी है। शाकाहारी के साथ साथ ये महुआ से बनी शराब का भी उपयोग करते हैं। मक्का इनका मुख्य भोजन है और विशेष पर्व अवसरों पर ये चावल बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, चोखा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने इनकी करते हैं वस्त्रों की बात। वस्त्र आजादी से पूर्व जो है वो भील जनजाति के लोग वस्त्र बहुत कम पहनते थे। ये पत्तों से बना हुआ या पेड़ों की छाल से बना हुआ पुरुष जो है वो लंगोट पहनते थे और महिला जो है वो पेटीकोट पहनती थी। पुरुष लंगोट पहनते थे और महिला पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान सभ्यता के साथ आने के बाद में इन लोगों ने अपने पहनावे में भी परिवर्तन कर लिया है। परिवर्तन क्या किया है, पुरुष जो है वो साफा है, धोती है, चोला है, अचकन है, ये पहनने लगे और महिलाएं जो है वो घाघरा ओढ़नी जो है वो पहनने लग गई। परंतु इनमें जो आज लड़के हैं वो लंगोट पहनते हैं और महिलाएं, लड़कियां जो है वो घाघरा और कांचली जो है वो पहनती है। इसके अलावा यदि अपने इनके आभूषणों की बात करें तो आभूषणों में जो है वो चांदी, पीतल, जस्ता एवं निकल के बने आभूषण ये लोग पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए लाख व कांच की बनी हुई चूड़ियां जो है वो पसंद करती है, यानी चूड़ियां भी इनकी महिलाएं जो है वो अपने फैशन में रखती है। अब इनके बात करते हैं निवास स्थान की। निवास स्थान जो है वो इनके प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं पर निवास एक होता है प्रकीर्ण निवास, एक होता है सघन निवास। प्रकीर्ण निवास बोलते हैं जिसमें घर छितरे हुए बनते हैं, जिसमें घर बिखरे हुए, बिखरे हुए होते हैं। इसमें घर पास पास, घरों के बीच में जो है दूरी कम होती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि ये जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने के कारण क्या है कि अलग अलग पहाड़ी पर इनके मकान बने हुए होते हैं। जो कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए मकान जो है वो प्रकीर्ण की श्रेणी में आते हैं। झोपड़ियां खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीलों पर बनाई जाती है। इसके बाद में अपने आवास के साथ साथ अन्य जो वस्तुएं बनाई जाती है उनमें सबसे पहले इनके अन्न के भंडारण, क्योंकि ये जनजाति जो है वो कृषि कार्य करने में सक्षम है या कृषि कार्य करती है। तो अन्न भंडारण किसको बोलते हैं, अन्न भंडारण कहते हैं कृषि के द्वारा उत्पादित फसलों को या फिर वर्ष भर अपने घर में उपभोग होने वाली वस्तुओं को जो कृषि के द्वारा उत्पादित की जाती है उनका स्टॉक करना या उनको एकत्रित करना वर्ष भर तक कि उनका उपभोग कर सके। तो एक तो भंडारण कक्ष बना होता है। उसके बाद में कमरा, बरामदा, ठीक है, चार दीवारी, ये सभी चीजें जो है रसोई घर, ये भी इनके घरों की मुख्य चीजें होती है। अब इनके घर जो कच्चे पक्के दो प्रकार के होते हैं। कच्चे तो जो है वो मिट्टी के गारे से बने हुए, गारे से, मिट्टी के गारे से बनाते हैं। उसके ऊपर लाल गेरू से चित्रकारी की जाती है। लाल गेरू से क्या की जाती है, चित्रकारी भी की जाती है, जिसको अपने मांडने बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, और डिजाइन किए जाते हैं लाल गेरू के द्वारा। और छतों के ऊपर जो खपरेल लगाई जाती है, छतों के ऊपर खपरेल
लगाई जाती है भील जनजाति के आवासों में। उसके अलावा यदि अपने बात करें तो औजार एवं बर्तन की, तो धनुष बाण चलाने में ये जनजाति अपने आप में सक्षम है, तो धनुष बाण तो इनके औजारों में शामिल है ही है। उसके बाद में यदि अपने बात करें 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे है ये तलवार, धनुष बाण और तलवार। धनुष बाण की यदि अपने बात करें तो धनुष 2 प्रकार के होते हैं, बाण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, 1 नंबर हरियो और 2 नंबर रोदो। एक विशेष प्रकार की इनके द्वारा गुलेल बनाई जाती है पक्षियों को मारने के लिए, उसको बोलते हैं ये लोग फटकिया, उसको ये लोग फटकिया बोलते हैं। बाण 2 प्रकार के होते हैं, हरियो और रोदो, फटकिया। परंतु वर्तमान में कुछ सक्षम भील, कुछ सक्षम भील जो है वो बंदूक के द्वारा भी शिकार करना पसंद करते हैं, या बंदूक के द्वारा शिकार जो है वो करते हैं। संपन्न भील जो है वो बंदूक के द्वारा शिकार करते हैं। उसके बाद में इनके घरों में जो है वो मिट्टी के बने बर्तन, मक्का पीसने के लिए चक्की और पालना जो है वो प्रत्येक भील के घर में पाया जाता है। अब बात करते हैं समाज और संस्कृति की। तो समाज और संस्कृति की जब अपनी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की कि क्या इनका समाज जो है वो पितृ प्रधान है या मातृ प्रधान है। तो समाज और संस्कृति में इनका परिवार जो है वो पितृ प्रधान समाज है। पितृ प्रधान को अपने पितृ सत्तात्मक भी बोल सकते हैं। पितृ सत्तात्मक परिवार या समाज जो है वो इनका है। ये लोग प्रत्येक कुल के लोग जो है वो अलग अलग गांवों में रहते हैं। भील जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ग जो है वो अलग अलग गांवों में निवास करता है। अब जब वो अलग अलग गांवों में निवास करते हैं तो उनका अलग अलग गण चिन्ह होता है, यानी उनके क्षेत्र की क्या होती है, पहचान होती है। दूसरी विशेषता यह है कि भील चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, चाहे वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होती है, उसकी पत्नी जरूर होती है। चाहे वो विवाह कार्य के द्वारा लेके आई हुई हो, चाहे वो भगा करके लेके आई हो। अब इसमें क्या होता है कि चाहे वो विवाह के द्वारा विवाह कार्य संपन्न करवा के लाई हुई हो, चाहे वो भगा करके लेके आई हो, प्रत्येक जो भील जनजाति का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या वृद्ध हो, उसके पत्नी जो वो जरूर होती है। इसके अलावा इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाया जाता है। बहुपत्नी प्रथा किसको बोलते हैं कि एक से अधिक पत्नी को अपने बहुपत्नी प्रथा बोलते हैं। एक से अधिक पत्नी जो हो बहुपत्नी प्रथा बोली जाती है। विवाह का प्रस्ताव लड़के के पिता के द्वारा लड़की के घर भेजा जाता है। विवाह का प्रस्ताव लड़के के द्वारा लड़की के घर भेजा जाता है। लड़की का कुछ मूल्य दिया जाता है, लड़की का कुछ मूल्य दिया जाता है, यानी उपहार स्वरूप जो राशि है वो लड़के का पिता लड़की के पिता को देगा, जिससे बोला जाता है दापा। दापा का प्रचलन इस भील जनजाति में है। दापा जो है वो लकड़ी का एक सिक्का होता है, जिसके ऊपर 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का चित्रांकन होता है। वो लड़के का पिता लड़की के पिता को देता है। ये इनके समाज में जो प्रचलन है। अब इनके विवाह जो है वो कौन कौन से होते हैं। विवाह इनके वही कल जिसमें अपने गौड़ जनजाति में पढ़े थे, हरण्य विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर विधवा विवाह था, इसके अंदर भी विधवा विवाह या फिर दूसरा जो एक विवाह है उसका क्या नाम है, चलो ये विवाह का प्रचलन इनके होता है। एक गोल गधेड़ो प्रथा भी इनके विवाह संबंधित कार्यों में पाई जाती। गोल गधेड़ों में क्या होता है कि गोल गधेड़ों में कोई यदि लड़का अपनी शूरवीरता दिखा करके और लड़की के साथ शादी कर सकता है। युवक अपनी शूरवीरता और साहस का कार्य करता है, जिसको देख करके क्या है कि लड़की के पक्ष वाले जो है वो
अपने लड़के की शादी जो है वो लड़के के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर दाह संस्कार, मृतक का जो है वो दाह संस्कार किया जाता है, मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा भी लोग जो है वो कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की पूजा करते हैं, क्योंकि ये कृषि कार्य जो है वो करते हैं, जिसके कारण ये लोग उनको पूजा भी करते हैं। इसके अलावा इन लोगों में जो है वो भूत प्रेत में विश्वास भी ये लोग रखते हैं। भूत प्रेत में विश्वास रखने के साथ साथ अपने ये बोल सकते हैं कि ये अंधविश्वासी लोग हैं, ये लोग अंधविश्वासी लोग हैं। होली व दीपावली महत्वपूर्ण पर्व है। लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं और इसके साथ साथ ये लोग घूमर एवं गेर दो इनके प्रमुख नृत्य हैं, जो सोम जाकम माही नदियों की संगम पर बनी त्रिवेणी पर भीलों का एक मेला लगता है, जिसमें ये लोग खूब नृत्य करते हैं, जो जनवरी फरवरी माह में लगता है, जिसको बोलते हैं वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला। ये सोम माही जखम इन तीन नदियों के संगम, जिसको हम बोल सकते हैं त्रिवेणी पर लगता है, जो जनवरी या फरवरी माह में लगता है। इसके ऊपर ये लोग जो वो खूब नृत्य करते हैं। इनके प्रमुख नृत्य जो घूमर व गौरी माने जाते हैं। घूमर और गौरी जो बिलों के प्रमुख नृत्य है और होली माता के जो काफी लंबे समय तक ये लोग जो वो गीत गाते हैं। इस जनजाति की विशेषता है कि यदि कोई आपदा आ गई या संकट की स्थिति आ गई या संकट का समय आ गया, तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होने के लिए इनका जो है वो एक रणघोष है। रणघोष जो है फायर फायर, फायर का शाब्दिक अर्थ क्या है? फायर का शाब्दिक अर्थ है आक्रमण। फायर का शाब्दिक अर्थ है आक्रमण। इस रणघोष के द्वारा ये लोग जो है वो एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं। बाकी समस्त पाल के मुखिया को ये लोग दमेती बोलते हैं। इस प्रकार से इनका शासन जो वो चलता रहता है। मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक को ये बुलावा कहते हैं। सामाजिक जीवन भील जो है इनमें विवाह संबंध समय की गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं। भीलों में विवाह संबंध समय की गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं। भीलों में विवाह के कई प्रकार होते हैं, वो आपको मैंने बता ही दिया। विभिन्न सेवा विवाह, इनमें एक अलग विवाह होता है, वो आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। विधवा विवाह की जगह एक और विवाह होता है, वो होता है देवर विवाह। पत्नी जो है वो अपने पति के द्वारा, चाहे वो जीवित है चाहे वो मर्द है, मर्द है तो देवर के साथ कर ही सकती है, यदि वो जीवित भी है तो भी क्या कर सकती है, अपने देवर के साथ शादी कर सकती है। भीलों के गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया उसको कहते हैं जो पंचायत का संचालन करता है, जो पंचायत के कार्यों को संचालन करता है। झाड़ फूंक करने वाले को भोपा कहते हैं। झाड़ फूंक मतलब किसी में कोई ऊपरी पड़ाई, क्योंकि ये लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो ये झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं। झाड़ फूंक वाले व्यक्ति को जो ये लोग भोपा कहते हैं। धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाले व्यक्ति को, धार्मिक संस्कार को संपर्क करने वाले व्यक्ति को ये लोग जो भक्त के नाम से संबोधित करते हैं। इनके छोटे गांव को फड़ा एवं बड़े गांव को पाल कहते हैं। छोटे गांव को फड़ा एवं बड़े गांव को पाल कहते हैं। अब
जो बड़े गांव का मुख्य होता है, जो बड़े गांव का संचालन करता है, उसको ये लोग पालजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालजी बोलते हैं। और छोटे गांव का जो मुख्य होता है उसको क्या बोलते हैं? पाड़ा। छोटे गांव मतलब जिसमें आवासों की संख्या या जनसंख्या कम हो, और बड़े गांव जिनमें आवासों की संख्या भी ज्यादा हो और जनसंख्या भी ज्यादा हो, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? पालजी बोलते हैं या पाड़ गांव को बोलते हैं। श्रावणवास में पार्वती के पूजन को ये लोग जो है वो गौरी पर्व इनका विशिष्ट उत्सव होता है। इसके साथ साथ ये देवी देवताओं में भी विश्वास रखते हैं। लोक देवताओं में धराल, बिरसा मुंडा, काला जी, गोरा जी, माता जी, गोविंद गुरु एवं लासोड़िया महाराज आदि की पूजा ये लोग करते हैं। ये थी अपनी भील जनजाति। इसी के साथ जो द्वितीय लेसन अपना समाप्त हुआ, विश्व की प्रजातियां, जिसमें पहले आपको एस्किमो, बुशमैन, गोंड तीनों जनजातियां करवा दी थी। लास्ट चौथा टॉपिक जो था वो भील जनजाति कंप्लीट हुई। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे।